नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि मेंस की जो आंसर की है वो आ चुकी है। और उसी के साथ हमने क्या किया है, जो चारों शिफ्टों में जितने भी बेस्ट क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर हेड्स से, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कॉज इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, सेटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी और फिगर सीरीज, ठीक है। क्योंकि साथियों इन्हीं के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स काफ़ी मुश्किल बता रहे थे, तो इन्हीं के सभी क्वेश्चनों को, जो भी अच्छे क्वेश्चन थे उनको हमने सेलेक्ट किया है। और नियरली 40 के आसपास क्वेश्चन है जो कि आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस कराए जाएंगे। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में अपना मेंस का स्कोर बताऊंगा कि मेरे मेंस में कितने नंबर बने हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अभी हमने फरवरी 2023, ठीक है, फेब 2023 की मैगजीन दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में अपलोड की है कल ही, तो उसको आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स जैसी पूरी ईयरली कंपाइलेशंस आपको फ्री में मिल जाएंगे, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश और मैथ की भी आपको काफ़ी अच्छी पीडीएफ्स देखने को मिलती है उधर, और वहाँ से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारा क्विज चैनल है A to B क्विज। इसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली क्विजेस अपलोड करते हैं। कल हम क्विज अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि हम कुछ मैगजीन में और फिर बाद में आंसर की आ गई थी, उसमें काफ़ी बिजी थे, तो इसके चलते हम कल का क्विज अपलोड नहीं कर पाए। बट सर्टेनली आज का क्विज जो है वो अपलोड हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैनल पर, ठीक है। इसका हैंडल होगा A to B क्विज। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर A to B क्विज करके सर्च कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डाउट ग्रुप है। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपकी आंसर की से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो उसको आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सर्टेनली उसका रिप्लाई दूंगा। और ये हमारा ऑफिशियल चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं अपना मेंस का स्कोर बताना चाहूँगा। ये मेरा मेंस का स्कोर है, तो मेरे टोटल 314 नंबर बने हैं, ठीक। और इसमें जो डिवीजन है वो कुछ इस प्रकार है कि क्वांट में मेरे 87 बने हैं, ठीक है, और रीजनिंग में मेरे 78 हैं। इसमें मैंने एक छोड़ा था क्वांट में, ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिली मुझे। और इंग्लिश में मेरी थोड़ी कुछ सिली मिस्टेक की वजह से, मतलब वो मेरी एंड पे मतलब काफ़ी गलतियाँ थी, तो उसके चलते मेरा इंग्लिश में स्कोर काफ़ी कम था। जीके में मेरे 42 नंबर हैं और कंप्यूटर में मेरे 39 नंबर, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर है। कैटेगरी मेरी जनरल है। शिफ्ट जो मेरी थी वो थी 3 तारीख की, ठीक है साथी। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि नीचे जो दिए गए शब्द हैं, अब साथियों ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इसमें कुछ इंग्लिश में लिए हैं और कुछ हिंदी में लिए हैं। जो क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे सर्टेनली मैं उनको सर्टेनली मैं उनको ट्रांसलेट करूँगा इन चीज़ों को हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी वाले छात्र जो हैं वो इसको, जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो आप उनको सुन सकते हैं और वहाँ से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके आने वाले जो एग्जाम होंगे साथियों, CHSL और जो भी एग्जाम लाइनअप है 2023 में, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है आपको और पूछा गया है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस आंसर को बता पाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 6 पीपल हैं ABCDEF, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ठीक है। 6 लोग हैं ABCDEF, वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और उनकी जो वो फेस कर रहे हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये मैंने 6 लोग बना दिए और ये सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, ये आपको बताना है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को आप यूज़ कर सकते हो और आपको इसी के बेस पर बताना है कि कौन सी, या तो केवल 2 अलोन इसका आंसर दे पाएगी या 1 अलोन, ठीक है, या फिर दोनों को रिक्वायरमेंट आपको देगी इस पर्टिकुलर आंसर को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने में, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट को उठाते हैं। इसमें बोला A सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, ठीक है। अब देखो एंड तो 2 होंगे, अब इन दोनों एंड से A जो है वो सेकंड पोजीशन पे बैठा है, तो ये इस बात ये कहना चाह रहा है पहली स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये है इसका मतलब पहली स्टेटमेंट का, तो हम बना देते हैं। तो एक केस क्या हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि भाई सेकंड पोजीशन पे बैठा है, तो या तो वो यहाँ हो सकता है अगर लेफ्ट हैंड से बैठा है, और राइट हैंड से बैठा है तो यहाँ हो सकता है। तो एक ही 2 पोजीशन हमारे पास आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन A एंड B। अब साथियों एक बात बताओ, अगर A यहाँ पर बैठा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग B कहाँ बैठेगा, B फिर यहाँ बैठेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में 2 लोग बैठने चाहिए। ये इसने बोला है कि केवल 2 लोग अलाउड है उन दोनों के बीच में, और A अगर यहाँ बैठेगा तो B कहाँ बैठेगा, B फिर यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो B की भी 2 पोजीशन आ गई, सिंस हमारे पास A की 2 पोजीशन थी, ठीक है। इसके बाद इसने बोला E सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। E जो है ना वो C के राइट में बैठा है। अब साथियों एक बात बताओ, E अगर C के राइट में बैठा है तो E और C कहाँ पर बैठे होंगे,
ई और सी कहाँ पर बैठ सकते हैं? क्या ई यहाँ पर बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ई यहाँ पर बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सी के राइट में बैठा है ना। सी के राइट में अगर वो बैठा होगा तो एक केस ये हो सकता है कि भाई अगर ए यहाँ पर बैठे और बी यहाँ बैठे, ठीक है, तो क्या वो यहाँ पर बैठ पाएगा? ई यहाँ पर बैठ पाएगा? भाई बिल्कुल नहीं बैठ सकता ना। सी अगर मैं यहाँ बैठाऊँ और ई को फिर यहाँ बैठाऊँ, ठीक है, तो मैं सोच सकता हूँ कि कुछ हो पाएगा। बट अगर मैं यहाँ ई को बैठाऊँ तो सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, सिंस ए या बी में से एक बंदा तो यहाँ बैठेगा ही बैठेगा और एक बंदा यहाँ बैठेगा ही बैठेगा। तो मतलब ये दो पोजीशन तो मेरी वैकेंट नहीं है। वैकेंट मेरी केवल ये 4 पोजीशन है, और जिसमें से इस पोजीशन पे मैं बिठा नहीं सकता, क्योंकि इसने बोला है कि ई के जस्ट लेफ्ट में सी बैठना चाहिए। देखो ये लाइन इसने बोली है कि ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है, तो ये पोजीशन पे नहीं बैठ सकता, ये नहीं बैठ सकता, तो ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें से आपसे ये पूछा था ना, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब डी के लेफ्ट में कौन बैठेगा? अब डी है कहाँ ये भी नहीं पता मुझे। तो भाई एक चीज़ तो मुझे क्लियर होगी कि जो एक अकेली स्टेटमेंट है ना वो इसका आंसर नहीं कर सकती, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। सी सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड से सी थर्ड पे बैठा है, बिल्कुल, और ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में केवल एक लोग बैठे। तो अब एक बात बताओ, अगर सी और एफ के बीच में एक बंदा बैठा है, ठीक है, तो मैं एफ को अगर यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एफ यहाँ ही बैठ सकता है केवल, तो इनके बीच में एक बंदा बैठ जाएगा। और इसके आगे क्या बोला है? ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, बिल्कुल ई थर्ड राइट में बैठा है एफ से। आपसे क्या पूछा है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी कौन बैठा है? अब देखो साथियों, डी जो होगा ना वो मेरा यहाँ पर बैठा होगा सर्टेनली, बट मुद्दा ये है कि इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा। ये चीज़ तो बहुत डाइसी होगी ना कि भाई ए और बी की मुझे पोजीशन पता नहीं है, तो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट को भी यूज करके मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो ये होगा कि दोनों स्टेटमेंट को भी मिला के मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब डाटा इन स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो काफ़ी सावधानी से इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको ये इनइक्वालिटी का सवाल है और आपको 2 कंक्लूजन दिए हैं बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉलो करेगा, ठीक है, या कौन सा सही है। अब एक बात बताओ, पहला कंक्लूजन अगर मैं देखता हूँ कि बी ग्रेटर देन एफ। अब मेरे को एक बात बताओ, बी यहाँ है, एफ यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मैं ये कंक्लूजन निकालने चलूँ कि बी जो है एफ से बड़ा है, तो साथियों मैं वो निकाल पाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो कि जो एफ है वो जी से बड़ा है, ई से बड़ा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जी से तो सर्टेनली बड़ा होगा है, और सिंस डी जो है वो जी से बड़ा है। अब मेरे को एक बात बताओ, डी और एफ में कोई रिलेशन आपको मिला? आप कहोगे कि भाई डी तो जी से बड़ा है और जी से बड़ा ही एफ है, बट डी और एफ में तो कोई रिलेशन नहीं है ना। तो ये जो चेन है वो यहीं पर रुक जाएगी, इससे आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते इसको। तो पहली जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट देखो, दूसरी में बोला है कि ए जो है वो सी से बड़ा है। अब मुझे एक चीज पता है, ए और बी बराबर है, तो मैं बी को रिप्लेस कर सकता हूँ इसे, और ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब मेरे को एक बात बताओ साथी, ए सी से बड़ा तो है, ये बात तो बिल्कुल सही है, बट क्या केवल ये कहना कि सी से बड़ा ही है? केस ये भी तो हो सकता है कि ए और सी बराबर हो जाए। तो यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था कि ये कुछ इस प्रकार लिखी होनी चाहिए थी, अगर ये आपको सही करनी थी। तो अगर ये ऐसी लिखी होती तो हम बोल देते कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये लिखी गई है कि सी केवल ए से बड़ा, मतलब ए जो है केवल सी से बड़ा, ठीक है, मतलब सी से बड़ा ही है ये, ठीक है। बट हमें पता है कि वो बड़ा नहीं है, वो इक्वल टू भी हो सकता है। तो वो पूरी इक्वेशन आपको चाहिए थी यहाँ पर। तो सिंस ये नहीं लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज ट्रू, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। इस क्वेश्चन को देखो आप। ये क्वेश्चन काफी बच्चे डाउट में पूछ रहे थे मेरे, मतलब पर्सनल मैसेज में पूछ रहे थे इस क्वेश्चन को। ये 3 मार्च को पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं साथियों कि इस क्वेश्चन में आपको ऑड फिगर बतानी थी। इन 5 में से कौन सी ऑड फिगर है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप हर कॉलम को पकड़ लो, हर कॉलम में आपको एक फिगर कोई ना कोई देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें भी आपको एक फिगर देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर जो फिगर देखने को मिलेगी आपको इस सेकंड पर्टिकुलर बॉक्स में, वो आपको ये दिखेगी कि भाई इस पर्टिकुलर कॉलम में, मतलब सेकंड कॉलम में जो है आपको कोई फिगर नहीं देखने को मिली, जबकि थर्ड कॉलम में 2 फिगर मिली। यहाँ पर देखो एक 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 एक, यहाँ पर भी एक 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 एक, यहाँ पर भी एक 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 एक, बट यहाँ पर जो है आपको थर्ड कॉलम में 2 फिगर दिख गई सर्टेनली, मतलब 2 फिगर एक साथ दिख गए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब कॉलम में आपको एक एक फिगर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ना साथियों, ये सेकंड ऑप्शन, ये आपका ऑड हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप साथियों। इसमें दिया गया है कि
आपको क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है और उसके बेस पे स्टेटमेंट दी हुई है। आपको बताना है कि भाई कौन सी चीज जो है सही होगी, ठीक है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो है इसका आंसर कर पाएगी। तो इसमें दिया गया है कि ABCD आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मैंने बता दिया कि 4 लोग बैठे हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इसने बोला है कि सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और आपसे पूछा है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के राइट में कौन बैठा है, इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। पहली स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो एक बात बताओ, अगर सी ए के जस्ट लेफ्ट में बैठेगा तो मैंने ऐसे बना दिया, और ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी एंड डी, सी और डी के बीच में केवल एक लोग बैठे, तो एक बंदा सी और डी के बीच में बैठेगा। तो अब एक बात बताओ, ये एक बंदा कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है बी होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने इससे कर लिया, पहली स्टेटमेंट से तो मेरा आंसर आ गया, तो मतलब केवल एक स्टेटमेंट को ही पकड़ के मैं आंसर दे सकता हूँ। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट को देखूंगा, इसके लिए साथ में एक बार पेन चेंज कर लूँ। हाँ जी, तो अब देखो ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। अब मैंने बना दिया भाई, मैंने ये डायग्राम बनाया सेकंड स्टेटमेंट के लिए। मैंने पहली जो फ्रेज थी इसके लिए मैंने यही डायग्राम बनाया कि भाई ए और बी के बीच में एक बंदा बैठा है, बिल्कुल सही है। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब एक बात बताओ, सी जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है बी के, बिल्कुल भाई, ये स्टेटमेंट आपकी दिख गई है यहाँ से। और अब देखो सी सीट इमीडिएट राइट ऑफ बी, अब जो थर्ड बंदा बैठा होगा वो कौन होगा, वो ये डी होगा, वो डी मैंने बना दिया। मतलब दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली यूज करके आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आप बोलोगे डाटा इन आइदर स्टेटमेंट, ठीक है, 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन जो है आपको सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसको देखो। इसने बोला है 6 फ्रेंड्स जे के एल एम एन ओ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 6 लोग हैं जो कि एक गोल मेज के अराउंड बैठे हैं, ठीक, और सेंटर की तरफ उन्होंने फेस किया हुआ है। तो मैंने बना दिया सर्कुलर टेबल, 6 लोग मैं बिठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है साथी। इसके बाद देखो एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। अब यहाँ से मुझे कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। एम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। अब यहाँ से मुझे पोजीशन मिल गया कि भाई जो एम है ना वो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है जे के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठा है, ठीक है। उसके बाद जे इज सिटिंग अपोजिट टू एल, जे जो है वो एल के अपोजिट बैठा है। ये लो हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। अब ये जो हु है ना ये इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आया होगा, मतलब एल जो है वो इमीडिएट राइट बैठा है के, एल जो है वो के राइट में बैठा है। अब एक बात बताओ, आपको क्या दिया गया था, एक स्टेटमेंट नोट दी गई थी कि एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, मतलब एन यहाँ पर तो नहीं बैठ सकता है, एन अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो एन यहाँ बैठेगा, यहाँ पर कौन बैठेगा, फिर यहाँ पर ओ बैठ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल कौन बैठा है। अब एक बात बताओ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन बैठा है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस क्वेश्चन को देखो, ये छठा क्वेश्चन है, अगेन आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा गया कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आप सजेस्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते, किस रीजन से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है कि बार बार अगेन एंड अगेन आपका जो क्रॉप फेलियर है, मतलब जो फसलें हैं वो खराब हो रही है, उसके चलते क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, मतलब जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपसे बोला गया स्टेटमेंट में। अब कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या सजेस्ट कर सकते हो उसके लिए, क्या रेमेडी आप सजेस्ट कर सकते हो। पहला कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ो, द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस व्हिच विल मेक देम स्टे देयर ओनली। बिल्कुल सही बात है। आप एक बात बताओ ना, अगर आप उनको शहर में, अगर वो शहर में जा रहे हैं तो शहर में वो किस रीजन से जा रहे हैं, भाई उनकी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है ना, क्योंकि भाई फेलियर क्रॉप की वजह से तो उनका फेलियर हो गया, ठीक है, मतलब क्रॉप के वहां पर तो उनकी बात नहीं बनी, तो वो किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट पे शिफ्ट करेंगे ताकि उनका जो रहन सहन या जो खान पान है वो चलता रहे, ठीक है। अब एक बार बताओ, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, भाई कोई दूसरा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकती है कि वो जो वहां पर रूरल एरियाज जो है वहीं पर वो सर्वाइव कर जाए। तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड बताओ, टू इंश्योर देयर सर्वाइवल द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी गिवन एक्सेस टू ऑल द हाउसिंग ऑप्शंस। साथ में एक बात बताओ, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसने बोला है कि उनके सर्वाइवल के लिए जो माइग्रेटेड विलेजर्स है ना, मतलब जो लोग शहर में आए हैं, उनको सारी हाउसिंग ऑप्शंस जो अर्बन एरियाज में है वो दे दिए जाने चाहिए। पहली बात तो ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगी। दूसरी बात, आप एक बात बताओ, इनकी जो रेमेडी होगी वो आप इनके टाउन या मतलब उन रूरल एरियाज में तो ढूंढोगे, ठीक है। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि भाई मैं अर्बन एरिया में जाके इनके लिए शेल्टर प्रोवाइड बना दूंगा, ठीक है। तो
तो इनकी रेमेडी आपको लोकल एरिया में ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। वहां पर आपको या तो कोई आप अल्टरनेट सोर्स दो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये बोलते कि हाउसिंग ऑप्शंस वगैरह जो है, या फिर आप ये बोलते कि हाउसिंग ऑप्शंस वगैरह जो है अगर अर्बन की जगह रूरल एरियाज में लगाए जाते तो 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए कोई सोच भी सकता है, बट अर्बन एरियाज में ये स्टेटमेंट बहुत वेग होगी, ठीक है, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन होगा वो रूरल ही होगा, मतलब उस एरिया बेस्ड ही सॉल्यूशन आपको निकालना था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, इसमें जो सही आंसर जाएगा वो आपका फर्स्ट है, ठीक है, ओनली वन फॉलोस। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना साथियों, ये हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। ये मतलब डिग्री बेस्ड क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि इसका रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक। अब इसमें देखो आपको क्या कराया गया, आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपकी कौन सी फिगर को देखने को मिलेगी। एक बात बताओ, मैंने बोला कि भाई ये ऐसे था, अब ये राइट की तरफ टिल्ट हो गया, तो मैंने बोला यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा दिया, ठीक है। अब ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा है, इसके बाद ये जो फिगर है ये आपको ऐसे देखने को मिली। अब एक बात बताओ, मैं बोलूंगा कि भाई 45 से पहले मैंने सीधा किया, 45 मतलब ऐसे सीधा खड़ा कर दिया और उसके बाद 90 और घुमा दिया, मतलब मैंने यहाँ से यहाँ पे जाने में, सेकंड से थर्ड पे आने पे मैंने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा दिया। यहाँ से यहाँ पे जाने पे अब आप वापस देख लो, आप ऊपर ले गए, मतलब आपने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करा है। यहाँ से यहाँ पर देखो आप, भाई आपने क्या करा है, यहाँ से अगेन पहले 45 नीचे फिर 90 सीधा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे आपने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा है। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराया होगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न मतलब ये कुछ ऐसी फिगर देखने को मिलेगी आपको टेढ़ी, ठीक है। तो वो केवल आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिलेगी और यही सही आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में दिया गया कि भाई आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, ठीक है। तो जब मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी तो पहली स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, पहली स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है साथियों, पहली बात तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, ठीक है, या फिर दोनों इफेक्ट हैं किसी इंडिपेंडेंट कॉजेज के। तो पहली स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ी तो इसमें लिखा हुआ है कि कंट्री एक्स जो है उसने अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है वो 6% से क्या कर दिए, कम कर दिए पिछले 5 सालों में, ठीक है। ये स्टेटमेंट दी गई, ये ध्यान रखना साथियों, इसने बोला लास्ट 5 सालों में, ठीक है। इसके बाद इसने सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स हैज विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 13% इन द ग्रोथ मार्जिन दिस ईयर। जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें क्या देखने को मिला आपको, एक काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। कितने का, 13% का पिछले साल में, मतलब इस साल में, ठीक है, इसी साल में। एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि इस डिक्लाइन की वजह से उन्होंने क्या कर दिए, अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट मतलब क्या कर दिए, कम कर दिए। तो साथियों एक बात बताओ, ये जो डिक्लाइन देखने को मिला ये तो इसी साल देखने को मिला, तो पहले ये जो आपको डिक्लाइन दिख रहा है 6% का, ये तो पिछले 5 सालों का डाटा है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी मैच नहीं करेंगे, मतलब ये एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात, पहला जो है ना, ये जो होगा, अगर मैं ये बोलता हूँ आपको कि जो पहला है ये इफेक्ट है दूसरे का, तो उसका रीजन तो मैं आपको दे चुका हूँ। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये दूसरा जो है ये इफेक्ट है इस पहले वाले कॉज का, तो क्या कभी ये हो सकता है कि पहले मैं क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करूं और फिर जो मेरी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन देखने को मिले, तो ये तो बहुत एब्सर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से जो ऑप्शन होंगे ना, जो ए और बी ऑप्शन है, ये तो वैसे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। आपके पास ये दोनों ऑप्शन बचे हैं कि बोथ 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज या बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। अब एक बात बताओ यार, ये कोई कॉज थोड़ी हो सकता है, उन्होंने अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम किया है तो ये किसी कॉज के चलते तो क्या होगा, ठीक है। कोई भी कॉज हो सकता है कि भाई वहां पर आपको महंगाई देखने को मिली या उनके पास पैसा जो है वो कम हो रहा है, या कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, कि भाई उन्होंने क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम कर दिए या फिर वहां पर ही आपको कोई और उन्होंने सोर्स ऑफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ लिया दूसरा जिस पर भी शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रिकल पे, तो कोई भी रीजन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ना साथियों, ये कॉजेज नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे मतलब ये दोनों जो हैं ये इफेक्ट हैं किसी कॉजेज के, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, ठीक है। ये जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है जिसमें आपको 13% का क्या देखने को मिला है, डिक्लाइन देखने को मिला है, ये किसी का इफेक्ट रहा हो जरूर ना जरूर, ठीक। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी काफी ग्रुप में पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें आपको ये बताना था कि कौन सा जो है ऑड है, ऑड फिगर बतानी थी आपको। तो एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो ये फिगर यहाँ से कैसे मिलेगी भाई, आप एक बात बताओ, इसको आप अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करो तो आपको ये फिगर मिल जाएगी। इस फिगर से ये फिगर कैसे मिलेगी भाई, इन दोनों फिगर को आप क्या करो 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर दो तो ये फिगर मिल जाएगी। अब यहां से ये फिगर क्या मिलेगी,
अब देखो 90 180, अगेन मुझे क्या मिलना चाहिए था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मैं टर्न करूँ इसको इससे, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए ये नीचे हो जाएगा, बट ये जो डायरेक्शन होगी ना साथियों, ये कुछ ऐसी होगी, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरीके की होनी चाहिए थी। बट यहाँ पर ये जो आपको ऊपर देख रहे हैं ना, ये कुछ दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो आपकी जो ओड फिगर होगी वो ये होगी। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन जो है, मतलब डी फिगर जो है ना इसमें, ये ऑड फिगर है, और यहाँ पर ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और साथ ही इससे जब ये फिगर में, क्योंकि आप एक बार बताओ ये करेक्ट होनी चाहिए थी ना, तो इससे वापस आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, खुद देख लो, ये ऊपर हो जाएंगी, और ये जो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि आपको भली बात ई ऑप्शन में, ई फिगर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ओल्ड फिगर जो है ना फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल आपका कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया एक स्टेटमेंट दी गई है कि एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो पेस्टिसाइड का ज्यादातर मतलब काफी बड़ी मात्रा में अगर हम यूज करते हैं इसमें खेती बाड़ी में, तो उससे क्या होता है, आपकी जो आपका पानी जो है वो दूषित होता है, साथ ही साथ आपकी जो जमीन है, जो भूमि है, जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो भी क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। इसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्रॉप और जो, इसके साथ आपको क्या दिखेगा कि ये जो कंटामिनेशन है ना, ये जो मतलब पॉल्यूशन है, ये आपकी कहाँ घुसता है, आपकी क्रॉप के अंदर घुसता है, और फाइनली वो आपकी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे जो इंसान है उनको काफी खतरा होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी बेसिकली कहना चाह रही है। तो इसके बेस पे आपको इन्फ्रेंस दिए हुए हैं कि आप इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हो इस बेस पे। पहला इन्फ्रेंस जो है ये है कि एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर पीपल। पहली स्टेटमेंट में इसने ये बोला, पहले इन्फ्रेंस में इसने ये बोला है कि पेस्टिसाइड्स का, जो कीटनाशक है, उनका ज्यादा यूज करना किसमें, एग्रीकल्चर में, ये सही नहीं होगा लोगों के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखो आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल सीधी दी गई है कि भाई अगर आप पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करोगे तो ये फाइनली आपका एनी हाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी फूड चेन में एंटर करेंगे, और फूड चेन से फिर ये इंसानों को खतरा पहुंचाएंगे। तो ये तो सीधे सीधे आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। सेकंड पढ़ो, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन वाटर। बिल्कुल इसका इफेक्ट आपको वाटर पे भी देखने को मिलेगा, ये लिखा हुआ है बिल्कुल साफ। ठीक है, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट ये दोनों बिल्कुल सही है, तो दोनों फॉलो करेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। तो इसमें दिया गया कि पेंट को जो है 80 कोड किया गया, तो पेंट का अगर 80 कोड किया गया तो आप देखो कि पेंट को 80 कैसे कोड किया गया हो। तो अगर मैं इनका कोड लिखूं कि भाई ये 16 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20, 9 और 10 30, और 16 और 14 कितने होंगे, 30, 30 और 30 60, 60 आ गए सब। तो 60 से 80 तो मैं नहीं बना सकता सीधा, तो मैं देखूंगा कि इनका जो बैकवर्ड जो इनकी रैंकिंग होती है उसका जोड़ करके कुछ बन सकता है। तो आपको वापस से दोबारा इनका कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये नंबर देख लो कितने हो गए, 5 हो गए, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 135 मिलेगा, 135 में से 60 घटा दो तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 75। तो यही इनकी क्या हो जाएगी, पीछे से रैंकिंग हो जाएगी। तो 75 में मैंने देखा 75 में 5 की जरूरत है 80 बनाने के लिए, तो 75 में मैंने 5 ऐड कर दिया। अब मैं देखूंगा कि ड्रॉप का कोड क्या है। ड्रॉप का कोड इन्होंने लिखा है 59। ठीक है, बट ड्रॉप की पीछे से रैंकिंग कितनी होगी, 4 है ना, ये 23 हो जाएगी, 18 की 9 हो जाएगी, 15 की 12 हो जाएगी, 16 की 11 हो जाएगी। तो ये कितना होगा, 12 9 21, 21 और आपका 23, 21 23 44, 44 और 11 55 हो गया। अब 55 में मुझे 4 की आवश्यकता है क्या बनाने के लिए, 59। और आपने देखा यहाँ पर तो 4 जुड़े, यहाँ पर 5 जुड़े, ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे भाई पेंट जो है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो है आपके वो कितने, वो 5 है। तो इसने क्या किया, इसने लिखे हैं बैकवर्ड रैंकिंग, और साथ ही साथ उसमें क्या ऐड कर दिए, उसमें लास्ट में ऐड कर दिया नंबर ऑफ लेटर्स गिवन वर्ड में। ठीक है, तो ये आपका कोड है यहाँ पर। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मार्केट का जो कोड होगा, पीछे से रैंकिंग क्या बनेगी मार्केट में, 13 की 14 बन जाएगी, प्लस ए की 26, प्लस 18 की 9, और 11 की 16, 5 की 22 और 20 की 7। ठीक है, प्लस एक 6 और ऐड करूंगा मैं इसमें मार्केट के लिए, 3 और 3 6। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं यूनिट डिजिट चेक करूं, 6 और 4 10, और ये कितना आ गया, बट यहाँ पर यूनिट डिजिट चेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये 40 हो गया ना आपका, ये 40 हो गया, 40 और ये 25, 40 और 25 65, 13 और ये 13 और 22 कितना हो गया, 35। तो 65 और 35 आपका 100। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। ये वाला पैटर्न है ना साथियों, आपको अगर आपने सीजीएल के प्री वाले मॉक लगाए होंगे
मतलब प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना सीजीएल प्री 2022 की, तो उसमें आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये पैटर्न काफ़ी बार पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये सवाल लिया ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप इस पैटर्न को अलग से आइडेंटिफाई कर पाओ। तो साथ ही यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ चल रही है कि QW-RT, QWFR-, QW-T। अब देखो जैसे आपको Q और T दिखेंगे ना और लास्ट में यहाँ T दिखेगा, तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि हो सकता है ये कोड इतना हो, ठीक है, इतना इतना। अब देखो यहाँ पर T है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, तो सर्टेन सी बात है यहाँ पर Q आएगा। एक चीज़ तो ये कंफर्म। दूसरी बात QW, तो Q के बाद W आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, W आएगा। अब एक बात देखो, यहाँ पर जो नंबर है ना वो सारा गेम चेंजर है, ठीक है। अब यहाँ पर H दिखा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखा, यहाँ F दिखा, यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखा, तो ये F से H कैसे क्या होगा? F का कोड जो होता है वो 6 होता है और ये 10 है, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा होगा साथियों, ये कुछ इस प्रकार चल रहा है कि ये E है, E से आपने क्या बनाया, F बनाया, F से फिर आपने क्या बनाया, F से आपने बनाया होगा जरूर ना जरूर FG, ठीक है, यहाँ G लिखा होगा, और G से क्या गया होगा आपका, H गया होगा। H का कोड मैंने 10 बताया होगा, सॉरी, H का कोड जो होता है वो 8 होता है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक में से निकल गया होगा। तो आपका क्या कोड चल रहा है, जो बीच का जो लेटर है ना आपका, जो थर्ड लेटर है वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, EFGH, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है साथियों, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस पैटर्न को अगर आप डिकोड कर पाए होगे तो ठीक है, वरना अगर आपके लिए नया पैटर्न है ना तो इसको आप जरूर अपनी कॉपी में मेंशन करना ताकि आपका आगे से ये गलत ना हो। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा EW, और W के बाद यहाँ पर आपको T देखने को मिलेगा, तो EWTG, ठीक है। ये आप हमें कहाँ देखने को मिला है, EWTG, ये यहाँ देख रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, अगेन वही बात है, और आपको बताना है कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट जब मैं पढ़ता हूँ, इसने बोला है दिस ईयर कॉलेज एक्स, जो इस साल है वो कॉलेज एक्स ने क्या किया है, उसने अपनी कट ऑफ मार्क्स को 60 से 50 लिया है, मतलब उसने अपनी कट ऑफ मार्क्स को 60 से 50 कर दिया है, ठीक है। किसमें, एंट्रेंस एग्जाम में। जो एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षाएं है ना, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उसने अपनी कट ऑफ को डिक्रीज करके 60 से कितना कर दिया, 50 कर दिया किसी कॉलेज एक्स ने, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, इन लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट यूनियन जो है किसमें, कॉलेज एक्स में, वो काफी नेगोशिएट कर रही है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, किसके रिगार्डिंग, वहां पर फूड और वहां पर जो हाइजीन है उसके स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग वो उनसे काफी क्या कर रही है, नेगोशिएट कर रही है कि आपको इनको सही करना चाहिए, इस तरीके की उनसे वार्तालाप कर रही है, ये कहना चाह रहा है सेकंड स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ, क्या ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका पोज होगा सेकंड स्टेटमेंट? भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने नंबर जो है वो 60 से 50 कर दिए तो इसका कोई लिंक होगा इस चीज से? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। साथ ही साथ अगर इन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कम किए, कट ऑफ नंबर कम किए, तो ये किसी का जरूर ना जरूर किसी का इफेक्ट रहा होगा, ठीक है। ये कोज तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ये इफेक्ट है तो मुझे एक चीज पता चल गई, ये कॉज इफेक्ट तो हो ही नहीं सकते, पहली 2 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, ये इंडिपेंडेंट कॉजेज भी नहीं हो सकते, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत, सही ऑप्शन जो होगा डी, ठीक है। साथ ही ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं किसी एक इफेक्ट, ठीक है। ये दोनों जो है ना ये इफेक्ट है किसी इंडिपेंडेंट कॉजेज के, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। तो इसमें आपको दिया गया है कि जिस प्रकार 11, 33 और 17 और ये जो नंबर है ये लिंक है, तो आपको बताना है उसी प्रकार इन पर्टिकुलर 4 प्रश्नों में से कौन सा जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। तो अगर आप देखें तो 11, 33 और 17 इनको मैं कैसे बना सकता हूँ? तो अगर मैं 11 और 17 को ऐड करूं तो आपको 28 में, और 28 में 5 जोड़ दूं तो आपको क्या मिलेगा, 33 मिल जाएगा। सिमिलरली 18 में 21 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 39। 39 में 5 जोड़ूंगा तो 44 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा? तो अगर आप सी ऑप्शन को देखें 16 और 22 ये कितने होंगे, 38 हो गया। 38 में 5 जोड़ूंगा तो 43 मिलेगा। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपको ऑड फिगर बतानी है साथियों इसमें, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आपको, बट इसमें क्या बताना है, ऑड फिगर बतानी है। इन 5 में से ऑड फिगर कौन सी होगी? तो अगर आप इनको ध्यान से देखें ना तो हर फिगर में आपको जो इसकी आईज है उसमें जो शेडेड पोर्शन है वो एक ही साइड पॉइंट करता हुआ दिख रहे हो। जैसे इसमें इधर दिख रहा है, इसमें भी इधर दिख रहा है, इसमें नीचे दिख रहा है, इसमें ऊपर दिख रहा है, इसमें दोनों नीचे दिख रहे हैं, इसमें दोनों लेफ्ट में दिख रहे हैं, इसमें दोनों ऊपर दिख रहे हैं। तो अगर आप देखें कि इस ऑप्शन के अलावा सभी में सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, बट सेकंड ऑप्शन में आपको किसी दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो यही आपकी ऑड फिगर होगी। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर।
आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ये अगेन इनइक्वालिटी का सवाल है। तो पहला कंक्लूजन जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि एच और एफ बराबर है। साथियों एक बात बताओ, क्या एच और एफ बराबर हो सकते हैं? इसने बोला है कि एच और जी बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि एच जो है ना वो छोटा होगा या इक्वल होगा एफ के। तो ये आधी स्टेटमेंट नहीं मानी थी, जैसा कि इसी टाइप का हमने क्वेश्चन और किया था कि ये आधी स्टेटमेंट पे बेस्ड आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो ये आपका कंक्लूजन जो है पर्टिकुलरली रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड को देखो, जे जो है वो जी से बड़ा है। जे अगर जी से बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल सही बात है भाई, जे एच और जी बराबर है ना, तो एच को रिप्लेस किया जा सकता है जी से, तो मैं बोल दूंगा जे और जी बड़े हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एच की जगह जी लिख दूँ तो बिल्कुल सही हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉलो करेगा। तो इसमें सही जो आंसर है वो आपका ओनली कंक्लूजन 2:2, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, अगेन आपका स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि नेशनल एक्सप्रेसवे पे, एक सेकंड में मेंशन कर लूं, हाँ जी, इसने बोला है कि नेशनल एक्सप्रेसवे पे, नेशनल एक्सप्रेस ए पे, जो कि सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है, उसको कुछ लोग यूज करते हैं, और जब वो लोग उसको खाली पाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों को तेज स्पीड पे ड्राइव करते हैं, जिसके चलते उनके काफी क्या देखने को मिलते हैं, वहां पर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो इसके बेस पे आप क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो? पहला इन्फ्रेंस देखो, ऑल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। साथियों मैंने आपको बताया एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोला कि सभी एक्सीडेंट जो है वो केवल ओवर स्पीडिंग से होते हैं, ठीक है, सभी जो एक्सीडेंट है वो ओवर स्पीडिंग से होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगी आपकी। सेकंड पढ़ो, हाई स्पीड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, बिल्कुल सही बात है। भाई यहाँ पर दिया हुआ है ना कि हाई स्पीड के चलते आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक्सीडेंट, और यहाँ पर ये रिस्क बोल रहा है, ठीक है, कि हाई स्पीड के चलते एक्सीडेंट के रिस्क बढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल रिस्क तो बढ़ेंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ओनली कंक्लूजन 2:2, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, अगेन ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, और दो स्टेटमेंट आपको दी गई है, तो आपको बताना है कौन सी जो है फ्लो करेगी। तो इसमें पहला आपको दिया गया है कि हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन रो वेयर ऑल पीपल आर फेसिंग नॉर्थ। तो आपको बताना है रो में कितने लोग खड़े। तो पहली स्टेटमेंट अगर मैं देखूं कि भाई ये मैंने बना दिए लोग, ठीक है, ए इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ए अगर लेफ्ट हैंड से फोर्थ है, तो एक मैंने यहाँ बिठाया और यहाँ पर 3 लोग खड़े हैं नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके, ठीक है, ये ए हो गया। साथ ही साथ इसके बाद क्या दिया, एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब भाई एम क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ ए, 1 2, यहाँ पर एम खड़ा है, और एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एंड आर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आर सेकंड पोजीशन पे है, तो ये आपका आर बना दिया, ठीक है। तो आपको अभी तक इतना डाटा मिला है, ठीक है, तो क्या इस पे बेस पे आप ये बता सकते हो कि भाई कितने लोग रो में खड़े हैं? अभी तक मुझे ये नहीं पता ना कि ये लेफ्ट में खड़ा है, ये लेफ्ट हैंड से इसकी पोजीशन क्या है, तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। तो स्टेटमेंट 1 अलोन जो है वो इसका आंसर नहीं कर सकती। सेकंड पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, तो एम इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अब साथियों देखो, पहली स्टेटमेंट आपको ये दे दी कि एम जो है वो राइट हैंड से चौथी पोजीशन पे, मतलब 1 2 3 बंदे यहाँ खड़े होंगे, ठीक, और ये लास्ट बंदा होगा। तो अब मुझे पता चल गया रो में इतने बंदे हैं, ठीक है, ओनली 2 पीपल स्टैंड बिटवीन एम एंड बी, एम और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब एक बात बताओ, या तो बी यहाँ हो सकता है या फिर बी यहाँ हो सकता है, बिल्कुल बी यहाँ पर भी हो सकता है, बट उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये निकालने थे कि लोग कितने बैठे हैं, तो वो तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना सर्टेनली। तो आपने एक चीज देखी कि क्या केवल सेकंड ऑप्शन जो है, क्या केवल सेकंड अलोन इसका स्टेटमेंट का आंसर कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई जब तक आपको एम की लेफ्ट पोजीशन नहीं पता होगी तो आप नहीं निकाल पाओगे इसको, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर आपका जाएगा वो ये जाएगा कि 1 and 2 टुगेदर जो है इसका आंसर करेंगे। तो डाटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, हाँ, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। डाटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, इस क्वेश्चन को देखो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बार के, इस क्वेश्चन में दिया गया है जिस प्रकार 8 1 और 46 लिंक है, ठीक है, उसी प्रकार इन ऑप्शनों में से कौन सा सही आंसर होगा जो कि इसी प्रकार कोडेड होगा। तो अगर आप देखें 8 1 और 46 है ना, तो अगर आप 8 में से 1 माइनस करें तो आपको 7 मिलेगा, 7 का आप अगर स्क्वायर करें तो आपको 49 मिलेगा, 49 में से फर्दर आप 3 माइनस करें तो आपको 46 मिलेगा। सिमिलरली 9 में से 5 माइनस करूंगा तो 5, 9 में से 4 माइनस करूंगा तो 5 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 मिलेगा, 25 में से 3 माइनस करूंगा तो 22 आ जाएगा। अब इन ऑप्शनों में से देखो, 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, बट 4 में से 3 माइनस करने पे 1 मिलना चाहिए, ये गलत। इसमें देखो 8 में से ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 3 है, 3 का स्क्वायर तो 9 के आसपास आएगा। 7 में से 3 माइनस करो तो 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 में से 3 माइनस करूंगा तो 13 मिलेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे,
इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इसमें पूछा गया, ये अगेन सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। P Q R S T U V आर 7 पीपल स्टैंडिंग इन अ रो ऑल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो एक रो में 7 लोग खड़े, ठीक है। मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आपको ये दिया गया है कि हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी। भाई सेकंड टू द राइट ऑफ टी कौन खड़ा है, ये आपसे पूछा है। तो पहली स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूं, अगर पहली स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूं तो इसमें लिखा है यू इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। अब यू जो है राइट हैंड से तीसरी पोजीशन पे खड़ा है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब ये यू की बात होगी साथियों, यू जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर जो है यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है। आर राइट हैंड पे बैठा है, एक्सट्रीम राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, यहां से तो मैं केवल इसका आंसर नहीं कर सकता ना कि टी के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो अलोन इसका आंसर नहीं कर सकती। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ता हूं मैं, ये क्या मिलेगा, क्यू इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, क्यू इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब एक बात बताओ, आपको पहली बात तो क्यू और पी की पोजीशन ही नहीं पता है, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको ये मिलने वाला है कि दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी आप इसका आंसर नहीं कर सकते। क्योंकि देखो साथियों, अगर मैं ये बोलता हूं कि क्यू इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ टी, भाई टी के एकदम राइट में बैठा है क्यू, तो क्यू कहाँ बैठ सकता है। मैं अगर क्यू को यहाँ बैठाऊं तो टी यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि टी जो है ना वो इमीडिएट राइट बैठा है क्यू। टी यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि क्यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा फिर, और कहाँ टी यहाँ बैठ सकता है तो क्यू यहाँ बैठेगा, और क्यू यहाँ बैठेगा तो टी यहाँ बैठेगा, ठीक है। 3 पोजीशन आपके पास हो गई है, ठीक है। तो इसमें आप सर्टेन आंसर नहीं कर पाओगे, ये चीज तो पक्की है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये बनेगा कि डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि आपको एक सिचुएशन दी हुई है, उसके बेस पे कंक्लूजन निकालना है आपको। लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। इसने दिया है सिंस द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से 75% ऑफ प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड पोल्ट्री मार्केट कम्स फ्रॉम कंट्री के। तो 75% जो प्रोडक्ट है ना, किसमें, पूरी दुनिया की पोल्ट्री मार्केट जो है, ठीक है, उसमें। तो उसमें जो 75% प्रोडक्ट है वो किस कंट्री से आते हैं, के कंट्री से आते हैं। पिछले 15 साल का डाटा बता रहा है, ठीक है। हाउएवर, बट इसके चलते भी जो एम्प्लॉयमेंट है, हालांकि इसके चलते जो एम्प्लॉयमेंट है पोल्ट्री इंडस्ट्री की, किसमें, की कंट्री में, वो हमें कंसिस्टेंटली क्या देखने को मिली है, उसमें गिरावट देखने को मिली है हर साल पिछले 3 सालों से, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात बताओ, इसके बेस पे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। पहला कंक्लूजन दिया है इवन आफ्टर डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में गिरने के बाद भी, एम्प्लॉयमेंट में गिरावट देखने के बाद भी कंट्री के के पास इतने पोर्टर्स हैं, ठीक है, इतने पोर्टर्स हैं कि वो अपनी जो इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंडिंग है ना उसको मेंटेन कर पा रही है, मतलब उसमें अपना एनफ कंट्रीब्यूशन दे पा रही है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लोकल डिमांड ऑफ पोल्ट्री इन कंट्री के हैज सब्सटेंशियली डिक्रीज्ड लीडिंग टू लेस इंटरेस्ट अमंग पोर्टर्स। एक बात बताओ, पहली बात तो ये इंटरेस्ट वाली बात आपको कहीं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में देखने को मिली है, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट अगर मैं देखूं ना साथियों, तो एक बात, पिछले 15 साल का डाटा ये कह रहा है कि भाई 75% मार्केट जो है वो किसने कैप्चर की हुई है, कंट्री के ने, किसके टर्म्स में, पोल्ट्री के टर्म्स में। तो एक बात बताओ यार, ये तो पिछले 15 सालों का डाटा है ना, और ये पिछले 3 सालों का डाटा है कि भाई 5 से 9% आपको गिरावट देखने को मिली है, किसमें, आपकी एम्प्लॉयमेंट में, पोल्ट्री सेक्टर में, कंट्री के में। तो इसने ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली है कि भाई गिरावट के बाद भी, एम्प्लॉयमेंट ना मिलने के बावजूद भी, मतलब एम्प्लॉयमेंट में गिरावट देखने के बावजूद भी कंट्री के में इतने पोर्टर्स तो हैं कि वो सब्सटेंशियली जो है इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीब्यूट करती रहे, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है ना पहली वाली, ये सही होगी। तो आपका जो सही आंसर इसमें जाएगा वो जाएगा ओनली वन कैन बी कंक्लूडेड। पहली स्टेटमेंट को सही माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें दिया गया है कि ईच ऑफ ABCD हैज एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। ए हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे। तो एक बात, 7 दिन होते हैं, मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। अब इसने बोला कि जो ए का एग्जाम है ना वो वेडनेसडे को, ए का मुझे पता चल गया वेडनेसडे को। ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक बंदे का एग्जाम है। अब एक बात बताओ, बी कहाँ हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है। अभी बी की पोजीशन सर्टेन नहीं। डी हैज एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर बी, तो बी से पहले डी का एग्जाम है। अब एक बात बताओ,
अगर बी से पहले डी का एग्जाम है तो बी की पोजीशन ये नहीं हो सकती, फिर बी की पोजीशन ये कंफर्म हो जाएगी और डी का एग्जाम होगा थर्सडे। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है। अब साथियों इसने ये बोला है कि केवल एक पर्सन ऐसा है जिसका एफ और बी के बीच में एग्जाम है, तो एफ का एग्जाम कहाँ होगा, संडे को हो जाएगा, और एफ और बी के बीच में एक पर्सन होगा जिसका एग्जाम हो जाएगा। जी एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर ए से पहले और बट वन ऑफ द डे आफ्टर सी, सी के बाद है। एक बात बताओ, ए से पहले और सी के बाद ना, तो भाई सी का एग्जाम कहाँ होगा, मंडे को हो जाएगा, और सी के बाद मतलब जी का एग्जाम सी के बाद है और ए से पहले। अब और क्या बच गया आपका बच गया ए बी सी हो गया ना, ए बी सी डी हो गया, बिल्कुल ई बचा है, तो ई का एग्जाम होगा सैटरडे। आपसे पूछा गया ऑन विच डे डज जी हैव एन एग्जाम, जी का एग्जाम कब है, ट्यूसडे को। ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में दिया गया है आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कॉज एंड इफेक्ट वाली जो सिचुएशन है वो किसमें आपको देखने को मिलेगी। तो पहला स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ता हूं तो इसने दिया है सिंस पास्ट 3 ईयर, इसलिए 3 सालों से स्टेट एम हैज रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक बात बताओ, इसने बोला है कि पिछले 3 सालों से लगातार आपको क्या देखने को मिला है, काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है किसमें, स्टेट की, एम स्टेट की एग्रीकल्चर वाले क्षेत्र में, ठीक है, उसकी प्रोड्यूस में। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ये बता रहा है कि पिछले 5 सालों से, सेकंड स्टेटमेंट ये बता रहा है कि पिछले 5 सालों से देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द ओवरऑल एवरेज रेनफॉल बाय 6% इन स्टेट एम ब्रिंगिंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। एक बात बताओ, ये दोनों स्टेटमेंट आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं दिख रही कि भाई अगर पिछले 5 सालों से बढ़ोतरी देखी गई है अगर रेनफॉल में स्टेट एम में, तो आपकी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसमें सही देखने को मिलता है, मतलब उसमें मुनाफा देखने को मिलता है, या उसमें प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़नी चाहिए थी। बट इसने बोला है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरी है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो साथ में एक बात बताओ, अगर इसमें आपको गिरावट देखने को मिली तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के कॉज इफेक्ट तो हो नहीं सकते, तो पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल चलेंगे सीधे सीधे। साथ ही साथ मुझे एक चीज और देखने को मिली कि जो आपकी ये जो रेनफॉल है ना, ये पिछले 5 सालों में बढ़ी है। अब दो स्टेटमेंट आपकी बची हैं कि भाई ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं या ये दोनों इफेक्ट हैं किसी इंडिपेंडेंट कॉज के। अब एक बात बताओ, अगर आपको पिछले 3 सालों में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है किसमें, स्टेट की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, तो ये इफेक्ट होगा या ये कॉज? ये कॉज नहीं होगा, ये इफेक्ट होगा। अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला है, हो सकता है कि भाई स्टेट एम की जो सोइल है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी हो, या वहां पर सीड्स अच्छी क्वालिटी के यूज नहीं हो, या फर्टिलाइजर अच्छी क्वालिटी के यूज नहीं हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है साथ में। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये आपको सीधे सीधा इफेक्ट देखने को मिलेगी। अगर ये इफेक्ट है तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। और ये एक दूसरे के कॉमन कॉज के इफेक्ट नहीं होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग इफेक्ट के कॉज होंगे, मतलब अलग अलग कॉजेज के इफेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन है इसमें वो सही हो जाएगा, 24वें का आपका डी आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। अगेन स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट दी गई है कि काफी स्टूडेंट जो है ना वो एडिक्टेड है मोबाइल गेम से, जिसके चलते उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी पुअर देखने को मिलती है। इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हो इसमें आप, मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज ड्यू टू मोबाइल गेम्स। ये बिल्कुल सही बात है भाई, इसी के चलते तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो काफी खराब देखने को मिली आपको। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही है, तो इसी के चलते तो आपको आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो काफी खराब देखने को मिली। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, इट इज ओनली बिकॉज, साथियों अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि ये चीज आप बहुत ध्यान से पढ़ें जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम्स दैट स्टूडेंट फॉल इन एग्जामिनेशन, स्टूडेंट फेल इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि केवल मोबाइल गेम्स के चलते जो स्टूडेंट है ना वो फेल होते हैं एग्जाम में। तो केवल वाली स्टेटमेंट तो वैसे एक्सट्रीम हो जाएगी, फॉलो करेगा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट इन्फ्लुएंस जो है वो मेरा फॉलो करेगा, ओनली वन फॉलोस, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर। इसको देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक स्टेटमेंट है और उसके बेस पे 2 कंक्लूजन आपको दिए गए, कौन सा फॉलो करेगा या कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। तो पहला अगर मैं देखूं कि ए जो है वो जेड से बड़ा है, जेड यहाँ है, ए आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। साथियों एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूँ कि एफ जो है वो बड़ा है या इक्वल है ए के, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये भी बोल दूं कि एफ और ए इक्वल है, तो ये जो पहली फ्रेज है ना, मतलब ये जो पहला है ये है, इस इनइक्वालिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जेड जो है क्या हो जाएगा, वो आपका बड़ा हो जाएगा ए से, ठीक है। अगर मैं ए और एफ को थोड़ी देर के लिए बराबर मान लूँ, तो यहाँ पर तो बिल्कुल इसका अपोजिट लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया ए जेड से बड़ा, तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। सेकंड देखो, जी एफ जो है वो जी से बड़ा, एफ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जी आपका यहाँ है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एफ जो है वो क्या, एफ जो होगा वो क्या होगा, बड़ा इक्वल टू होगा जी से, क्यों, क्योंकि ए बी और जी बराबर है, तो ए को जी से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर जी यहाँ गया तो एफ जो है वो बड़ा और इक्वल टू हो जाएगा,
ये वही बात आ गई कि यहाँ पर केवल ये चीज दी गई है कि एफ जो है वो जी से बड़ा है, बट वो इक्वल भी तो हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। ठीक है, रीजन हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछले 2-3 क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के थे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा नाइदर ए नॉर बी फॉलोस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दिया गया देयर आर 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक सीधी लाइन में खड़े हैं वो, दो नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ए एंड बी आर अहेड ऑफ एटलीस्ट 1 पर्सन, कम से कम एक बंदे के तो वो आगे हैं ही। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक बंदे के अगर वो आगे खड़े हैं, बी एंड सी, बी स्टैंड्स बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैंने सी यहां बनाया और डी यहां बनाया तो इसके बीच में बी बैठ जाएगा, बी स्टैंड्स बिटवीन सी एंड डी, और ए यहां बैठा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोला ए एंड बी आर अहेड ऑफ एटलीस्ट 1 पर्सन, भाई एक बंदे के तो आगे है, मतलब ये लास्ट में नहीं खड़े हैं। ठीक है, ए यहाँ पर जैसे 3 बंदों के आगे, बी यहाँ पर जैसे एक बंदे के आगे, तो 1 पर्सन के तो आगे होना ही चाहिए। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है साथियों, ऐसे भी तो हो सकता है, भाई अभी भी तो बी जो है वो डी और सी के बीच में, इसने पूछा है और डी डज नॉट स्टैंड एट लास्ट। ठीक है, एक स्टेटमेंट और दे दिया आपको कि डी डज नॉट स्टैंड एट लास्ट, अगर डी लास्ट में नहीं बैठा तो आपका ये पर्टिकुलर चीज हो जाएगी पॉसिबल। सॉरी, तो आपका जो ये पहले वाला केस है ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डी लास्ट में नहीं बैठना चाहिए। तो सेकंड आपका पर्टिकुलर जो सिनेरियो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। आपसे पूछा हु स्टैंड फर्स्ट, तो पहले कौन खड़ा है, ए खड़ा है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको बताना है साथियों ओड फिगर। ठीक है, तो आपको 5 फिगर दी गई है, इनमें से ओड फिगर आपको बतानी है। तो अगर आप सभी फिगरों को देखो तो हर एक फिगर में आपको, जैसे इसमें सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है। ठीक है, तो आपको सर्कल ट्रायंगल सर्कल मतलब 2 फिगर तो एक जैसी मिल रही है आपको। इसमें देखो स्क्वायर स्क्वायर और ट्रायंगल, 2 फिगर अगेन सेम। इसमें अगर मैं देखूं सर्कल ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर और ट्रायंगल, इसमें तीनों फिगर अलग है, इसमें कोई भी फिगर सेम नहीं है। इसमें देखो सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल, तो 2 फिगर तो सेम है इसमें। इसमें स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, तो 2 फिगर अगेन सेम। तो ये जो फिगर है ना साथियों, इसमें आपको तीनों फिगर अलग देखने को मिले, तो थर्ड ऑप्शन जो है ये वाली फिगर जो है क्यों हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो साथियों, इसमें दिया गया है कि 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल। तो 7 लोग है ना वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर को लोग फेस कर रहे हैं, ये लोग 4 5 6 7। ठीक है, और बताओ, इसमें दिया गया है एस इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, एस जो है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है वाई के, ये लो, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर। अब ये जो एंड है ना ये एस के लिए यूज हुआ है, अगर यहाँ पर वो होता तो ये वाई के लिए यूज होता। तो एंड जो है अगर वो एस के लिए यूज हुआ है तो एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, तो एस अगर थर्ड टू द राइट ऑफ आर है तो आर यहाँ बैठा होगा 1 2 3 बिल्कुल, और आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, आर जो है इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, ये लो, एंड इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो आर जो है राइट ऑफ पी बैठा है। ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है डी के लेफ्ट में बैठा है। क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी क्यू बैठा है। सारी आपकी पोजीशन ऑक्यूपाई होगी। इफ डी एक्सचेंजेस सीट विद वाई, अगर डी वाई के साथ सीट एक्सचेंज कर ले, और एंड पी विद क्यू, पी जो है वो क्यू के साथ सीट एक्सचेंज कर ले, मतलब ये दोनों इंटरचेंज कर ले अपनी सीट, देन हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी। साथियों एक बात बताओ, इस केस में डी कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जब ये इंटरचेंज कर लेंगे, और इमीडिएट राइट ऑफ डी जो बंदा बैठने वाला है वो क्यू नहीं होगा, वो पी होगा, क्योंकि ये भी इंटरचेंज कर चुके हैं अपनी पोजीशन। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, तो इसमें अगेन आपको कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट जो है वो ये दे रही है, वो ये कहना चाह रही है ओवर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से 22% ऑफ कंपनी पी's मैन पावर वाज लेड ऑफ। ठीक है, तो बी में से 22% मतलब कंपनी पी में जो वर्कर्स की स्ट्रेंथ है ना उसमें से 22% लोग जो है वो कम हो गए हैं। ठीक है, वो निकाल दिए गए हैं या वो कम हो गए। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, ओवर द पास्ट 2 ईयर, पिछले ही 2 साल से क्या हो रहे हैं, कंपनी पी जो है उसने अपने काफी मेजर एसेट्स जो थे, साथियों ध्यान देना, उसने अपनी काफी मेजर एसेट्स जो है वो बेच दिए। एक बात बताओ, अगर ये पिछले दोनों साल का ही डाटा है, अगर ये दोनों डाटा पिछले 2 साल से, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई कंपनी पी को जो है वो हैवी लॉसेस देखने को मिल रही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ से मतलब ये कंक्लूजन यहाँ से निकाला जा सकता है, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ साथियों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये चीज बोल दी गई है कि उसने अपनी मेजर एसेट तक बेच दी है। इतनी बुरी हालत होगी कंपनी पी की। ठीक है, तो अगर कंपनी पी की इतनी बुरी हालत होगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर उसको अपना कंपनी को सस्टेन करना है तो वो क्या करेगी, अगर उसे अपनी कंपनी को मतलब उस कंपनी को अगर सस्टेन करना है तो वो क्या करेगी, मैन पावर को रिड्यूस कर देगी ताकि उनका खर्चा जो है एक्सचेकर पर वो कम पड़े। ठीक है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट होंगे ये क्या होंगे, ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपके किसी कॉमन कोज का।
कोई भी कोज हो सकता है कि भाई कंपनी वाई को एक काफी बड़ी मात्रा में लॉसेस देखने को मिले या उनको काफी घाटा हो गया, तो इसके चलते ये दोनों इनके क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। तो बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोज। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, तो इसमें दिया गया है आपको, ये अगेन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसको देखो, इसने बोला है कि 6 लोग जो है ना वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सेंटर को फेस करके। मैंने बना दिया 6 लोग बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसने बोला है कि ओनली 2 पीपल सॉरी हो गए, और हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, ये आपसे पूछा। तो पहली अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं, के सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, के जो है इमीडिएट राइट बैठा है पी के, ये लो। इसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे, तो क्यू यहाँ पे बैठा हुआ, इनके बीच में 2 हो गए। और इसके बाद क्या दिया होगा, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। अब साथ ही एक बात बताऊं, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, तो आर को मैं कहाँ बिठा सकता हूँ, अगर मैं आर को यहाँ बिठाता हूँ तो सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम को कहाँ बिठाना पड़ेगा, एम को यहाँ बिठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आर यहाँ नहीं बैठ सकता। आर को अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो एम को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ये कंडीशन हो सकती है। अगर मैं आर को यहाँ बिठाऊं तो एम को यहाँ बिठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आपकी आर की जो पोजीशन होगी वो आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपकी पोजीशन कौन सी खाली बची, केवल ये वाली। यहाँ पर कौन बैठेगा, जो बंदा बचा हुआ के हो गया आपका एम एन, के एम एन हो गए, एन नहीं होगा तो एन यहाँ पर बैठेगा, के एम एन पी क्यू आर। ठीक है, तो एन यहाँ पर बैठ जाएगा। तो आपको सभी पोजीशन मिल गई केवल इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की हेल्प से। तो वन स्टेटमेंट जो है वो तो आंसर कर सकती है। अब सेकंड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एन एन, एन और एम के बीच में 2 बंदे बैठेंगे। तो मैं इसी डायग्राम की हेल्प से चेक करूंगा कि एन और एम के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, बिल्कुल सही हो गया, ये बैठे हुए हैं 2, इस प्रकार मैंने बिठा दिए। और उसके बाद क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर हो गया। अब देखो साथियों, क्यू अगर इमीडिएट नेबर है तो क्यू यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये पहले वाला डायग्राम है, बट मैं मान के चलूंगा कि मैं इसको सेकंड के रेफरेंस से बना रहा हूँ, तो क्यू की पोजीशन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड के, क्यू और के के बीच में केवल 1 पर्सन बैठेगा। तो एक बात बताओ, अगर क्यू और के के बीच में केवल 1 पर्सन बैठेगा तो के कहाँ बैठेगा, के कहाँ बैठ सकता है भाई, क्यू एम ये हो गया ना, तो क्यू अगर यहाँ बैठे ना तो यहाँ तो ये नहीं बैठ सकता, यहाँ पॉसिबल, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि के को मुझे कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। तो साथियों अब एक बात बताओ, मेरे पास प्लेसेस कितने ऑक्यूपाई हुए, ये हो गया है। मैं सेकंड स्टेटमेंट की सहायता की बात मैं कर रहा हूँ, सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से बता रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये भी आपका हो गया, के पोजीशन आपको पता चल गई। आपके जो वैकेंट प्लेसेस पते वो 2 बचे। ठीक है, और यही आपकी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि उन 2 बंदों की पोजीशन क्या हो सकती है, क्योंकि आपको पूछा है कि पी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा। ठीक है, अब पी की पोजीशन क्या हो सकती है भाई, पी की पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज तो हमें पता नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आंसर नहीं कर पाएगी। पहली स्टेटमेंट से हम केवल अलोन से, अकेले ही पहली स्टेटमेंट से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा, डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डाटा इन स्टेटमेंट 2 इज नॉट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कथन दिया और उसके ऊपर आपको इन्फ्लुएंस दिए हुए, अनुमान दिए हुए। तो पहले कथन में बोला गया है कि टीम एक्स और टीम वाई के बीच में एक फुटबॉल में, टीम एक्स और वाई के बीच में एक फुटबॉल मैच हुआ जिसमें टीम वाई ने क्या करा, 5, टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, मतलब टीम वाई ने 5 गोल किए, ये आपको बताया गया। ठीक है, और जिनमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। ठीक है, इनमें से इन 3 गोलों में से 3 गोल जो हैं वो बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए। आपसे पूछा गया, इन्फ्लुएंस में बोला गया कि बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। एक बात बताओ, ये तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर ये बोला जाता तो मैं थोड़ा बहुत सोच भी सकता था इसके बारे में, बट ये तो एज इन होल आपने बोल दिया ये चीज कि भाई बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर है, तो ये स्टेटमेंट काफी वाइड होगी। ठीक है, इसका पैरामीटर काफी वाइड हो गया, तो ये जो स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलरली रॉन्ग हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि आप अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि एक्स में एक ऐसा पर्सन है जिसने दाएं पैर से इससे ज्यादा गोल मारे, क्योंकि इसमें ये थोड़ी बताया कि वाई जो एक्स टीम है वो हार चुकी है। ठीक है, इसने केवल ये बताया कि इन्होंने 5 गोल मारे। ठीक है, तो ये काफी स्टेटमेंट जो है काफी ब्रॉड हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड पढ़ो, टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर खेलने वाले, तो ये कहां बताया हुआ। ठीक, बाएं, अगर वो ये बोले कि 60% गोल जो है वो बाएं वालों ने मारे, ये बात ठीक हो सकती है। ठीक है, 60% गोल जो है वो बाएं खिलाड़ियों ने मारे होंगे।
बट इन्होंने ये बोल दिया कि 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, आपका सही आंसर होगा नीदर वन नॉर टू फॉलोस। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके बेस्ड आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ। तो स्टेटमेंट जो है ना वो ये है कि सम सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन टेक्निकल सेक्शन ऑफ कंपनी, ठीक है, कि एक कंपनी के टेक्निकल सेक्शन में, ठीक है, कुछ मिस्टेक मिली और उसके चलते आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन आपको बताया गया है कि एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर्स। बिल्कुल सही बात है कि भाई आपको एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो कि एफिशिएंट हो और उन एरर्स को रेक्टिफाई कर पाए, ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, अब रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इशू टू ऑल एम्प्लॉइज इन्वॉल्व्ड इन द इरेगुलरिटीज। बिल्कुल सही बात है, एक नोटिस को आपको जारी करना चाहिए जो भी लोग इस पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व थे, ठीक है, ताकि वो आगे से इस चीज को मतलब इसको रिपीट ना करें। तो पहले दोनों कोर्स ऑफ एक्शन जो है उनको सजेस्ट करना चाहिए, तो बोथ 1 and 2 4, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो साथियों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह प्लेस बताना है कि यहाँ पर कौन सी फिगर आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो इनफाइनाइट आपको दिख रहा है, इसने अपनी पोजीशन उठा के लेफ्ट में ले आया, ठीक है, अगर ये लेफ्ट में ले आया तो साथियों मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पर जाने में इसने एक प्लेस मूव किया, बट इनफाइनाइट की जो अगली पोजीशन है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर जाने में इसने कितना मूव किया, इनफाइनाइट 2। अब एक बात बताओ, इनफाइनाइट की अगली पोजीशन क्या होगी, 1 2 3, मतलब यहाँ से यहाँ पर जाने में इनफाइनाइट ने 3 मूव किया, ठीक है, एक चीज आपको ये देखनी। अब यहाँ से यहाँ पर जाने में इनफाइनाइट कितना मूव करेगा, 4, 1 2 3 और 4, इनफाइनाइट की पोजीशन सी की जगह पर होगी, तो ये पोजीशन आपको केवल यहाँ देखने को मिलेगी और यहाँ देखने को मिलेगी, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब मैं ये चेक करूंगा ये जो ए है इसकी पोजीशन क्या चल रही है। तो साथियों अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये जो ए है, पहले अपने लास्ट लेटर इस प्लस की जगह पर क्या लगा दिया, ए लगा दिया, क्योंकि हर लेटर जो है एक मूव कर रहा है दाएं की तरफ। अब अगली बार जो होगा, अब ये दो मूव करेंगे ना, तो ए की जो पोजीशन होगी वो अब किसकी जगह पर, एक पहले जैसे ये किसके पीछे था, इस प्लस के पीछे था ना, अब ये किसके पीछे आ जाएगा, इस डॉलर के पीछे आ जाएगा, क्योंकि अब ये डॉलर के पीछे आ जाएगा। डॉलर के बाद ये क्या होगा, इक्वल टू के पीछे देखने को मिलेगा, इक्वल टू के बाद अब ये किसके पीछे देखने को मिलेगा, इनफाइनाइट के पीछे देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो भाई पहले प्लस जो था, मतलब पहले जो ए था वो आपको इस प्लस के पीछे देखने को मिला, ठीक है, फिर प्लस के बाद मतलब इस वाले प्लस के पीछे देखने को मिला, उसके बाद ये जो है आपको इस डॉलर के पीछे देखने को मिला, उसके बाद ये इस इक्वल टू के पीछे देखने को मिला, कहां पर, डॉलर के पीछे होगा, ये इक्वल टू के पीछे होगा, मतलब नॉट इक्वल टू की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, ठीक है, नॉट इक्वल टू के पीछे देखने को मिला, उसके बाद ये कहां देखने को मिला, इनफाइनाइट के पीछे देखने को मिला, वो केवल आपको इस ऑप्शन में देखने को मिला। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। ये बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, अगेन इनइक्वालिटी का सवाल, ठीक है, हालांकि आंसर मैंने पहले ही मार्क किया हुआ, बट स्टिल इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसमें आपको दिया गया है कि जो जेड है वो ई के बराबर है, और उससे ई आर, मतलब ये स्टेटमेंट आपको दी गई है और आपसे कंक्लूजन पूछा गया कि एफ जो है वो आर से बड़ा है। साथ ही एक बात बताओ, एफ यहाँ पर है ना, आर यहाँ पर है, तो अगर मैं बोलूँ कि आर जी से बड़ा है, ठीक है, और ये क्यू और एफ बराबर है और वाई क्यू से बड़ा है, मतलब वाई एफ से भी बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट में निकाल सकता हूँ कि वाई एफ से बड़ा है। साथ ही साथ मुझे पता है वाई जी से बड़ा है, ठीक है, अगर वाई जी से बड़ा है और जी से आर बड़ा है तो मुझे ये रिलेशन कैसे पता चलेगा तो मुझे आर और वाई में रिलेशन ही नहीं पता, तो आगे ये चीज प्रोसीड ही नहीं कर पाएगी। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाएगी, यहीं पे पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी कि आर और जी में आप रिलेशन, आर और वाई में आप रिलेशन नहीं बता पाओगे। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इसने बोला है कि आर जो है तो जेड से बड़ा है, आर अगर जेड से बड़ा या इक्वल टू है तो उसको अगर मैं देखूं तो आर और जेड कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो जेड और ई बराबर है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ये आपको देखने को उल्टा मिल रहा है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सही है, नीदर वन नॉर टू फॉलोस। इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें दिया क्वेश्चन आपको दिया गया और दो स्टेटमेंट आपको दी गई। तो चार लोग एबीसीडी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ, तो चार लोग बैठे हैं साउथ की तरफ फेस करते हुए, ठीक है, ये मैंने बना दिया। हु इज सिटिंग एट द राइट हैंड, राइट हैंड में आपको पूछा है कि राइट हैंड में कौन बैठा है। तो पहली स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूं, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, तो बी और डी के बीच में केवल दो लोग बैठे। तो आप एक बार बताओ, या तो बी यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं ये इस पोजीशन में बनाऊं, या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि डी यहाँ हो और बी यहाँ हो। और जैसे ही आप इसके सेकंड वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में बैठेगा ना, तो ये पोजीशन तो नहीं होगी, पोजीशन होगी ये वाली, ठीक है।
और ए को मैंने इमीडिएट लेफ्ट में बैठा दिया बी के, तो यहाँ पर जो पोजीशन बची यहाँ पर कौन बैठेगा, सी बैठेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो इसका आंसर कर देगी अकेली। सेकंड स्टेटमेंट और पढ़ते हैं, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में एक बंदा बैठे, तो भाई बी और सी के बीच में अगर एक बंदा बैठेगा तो बी और सी कहाँ कहाँ हो सकते हैं, भाई बी और सी ऐसे हो सकते हैं कि भाई बी यहाँ हो और सी यहाँ हो, ठीक है। मैं दूसरी स्टेटमेंट को पकड़ रहा हूँ साथियों, तो बी यहाँ हो सी यहाँ हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, यहाँ पर बैठेगा। एक स्टेटमेंट ये, एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना भाई कि बी यहाँ पर हो और सी यहाँ पर हो, बट सी यहाँ पर नहीं हो सकता है। बट ये चीज हो सकती है कि भाई सी यहाँ पर बैठा हो और बी यहाँ बैठा हो, अभी भी तो इनके बीच में एक ही बंदा बैठा है, ठीक है। और सी के राइट में कौन बैठेगा, ये बैठ जाएगा। तो 2-3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये स्टेटमेंट जो आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन, मतलब केवल फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करते हुए अकेले मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। तो डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाइल डाटा स्टेटमेंट 2 इज डी ऑप्शन आपका सही आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लगा है कि यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इस लेक्चर, इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी काफ़ी कंटेंट हमारे चैनल पर पड़ा है, तो उसको आप, हमारी रीजनिंग, ठीक है, डिफरेंट प्लेलिस्ट हमने बनाई है, तो वहाँ से आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग है, जीएस की प्लेलिस्ट अलग है, मैथ्स के मैंने प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस और इंस्टॉलमेंट के सभी टाइप को जो प्रीवियस ईयर हैं उनको एक अलग से वीडियो में कवर कराया है, उनको भी आप कवर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम जल्द ही और भी कंटेंट के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।